कमलाबाई नाम की एक औरत गरीब तबके से थी, जिसका पति ज्यादा नशाबाजी करने से चल बसा था। ऐसे में उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उनकी मकान मालकिन उन्हें घर से बेघर कर देती है, जिसके बाद कमलाबाई अपनी 5 बेटियां, जो कि 2 नैना और सुनैना 4 से 5 साल की थीं, और आरती, पायल और सपना 9 से 12 साल की उम्र की थी, रोड पर अपने बच्चों के साथ भटकते हुए वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ उसकी छोटी बेटी सुनैना कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना माँ। हाँ माँ, अब तो पेट में चूहे दूध रहे हैं। माँ ये कब तुतलाना छोड़ेंगी? बेटा ये अभी बहुत छोटी हैं, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो ऐसे नहीं बोलेंगी। माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और दीदी मजाक उड़ा रही है, इन्हें पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हम सब ने। माँ भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना, सुबह से बहुत चल रही हैं, अब तो पैरों में भी दर्द हो रहा है। पापा के जाने के बाद कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है माँ। कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तुम सबकी सुरक्षा के लिए पहले मुझे कोई जगह देखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों और आगे चलो, मैं वहीं से खाना खिला देती हूँ तुम्हें। माँ मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तभी कमलाबाई अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए बाकी बच्चों के साथ आगे आगे चलती है, जहाँ हैंडपंप से वो उन्हें पानी पिला देती है और मंदिर के बाहर बट रहे खाने से अपने बच्चों को खाना खिला देती है, जिसके बाद उसके भूखे बच्चे और खाना मांगने लगते हैं। तभी पुजारी जी कहते हैं, अरे तुझे और तेरी बहन को मैंने 3 बार खाना दे दिया, अब क्या भंडारे के नाम पर सारा भंडारा तुझे ही खिला दूं? चल निकल यहाँ से, पता नहीं ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारी जगह रोड और कचरे में है, भागो यहाँ से। पंडित जी ऐसा मत कीजिए, प्लीज बहुत भूख लगी है। पंडित जी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए, बहुत दिनों से वो भूखे हैं, इसके बाद भी खाना कितने दिन तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लगता है तुम भिखारी ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पुजारी उन्हें धक्के मारकर 5 बहनों समेत माँ को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो फिर से भटकने लगते हैं। तेज बारिश आती है तो वो अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर सभी भीग जाते हैं और आरती और पायल छींक मारती हैं। अच्छा माँ बहुत ठंड लग रही है। माँ मुझे तो बहुत कपकपी हो रही है, हमारे पास तो इस एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ हमें कोई घर में रहना चाहिए ना माँ, दोनों छोटी बीमार पड़ जाएंगी। तुम सब चिंता मत करो बच्चों, इस बारिश के कम होते ही मैं कोई न कोई जगह ढूंढ लूंगी जहाँ तुम सभी रह सको। अरे नैना को तो बहुत तेज बुखार आ गया। हे भगवान, हम गरीबों पर ये कैसा दुखों का भवंडर छाया हुआ है। मेरे बच्चे ऐसे समय में ठंड से कांप रहे हैं और कोई घर भी नहीं है, बच्चों को भी बुखार आ गया, कोई सहारा दीजिए ऊपर वाले। तभी सामने जाती हुई एक साइकिल से एक बड़ी सी थैली गिर जाती है, जिसे उठाकर कमला अपने बच्चों को ढककर जैसे तैसे एक पार्क में ले जाती है, जहाँ उसे बड़े बड़े पाइप मिलते हैं और उस पाइप में ही वो माँ बेटियाँ बैठ जाती हैं। बच्चों आज से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे, बारिश कम हो जाएगी तो आग जला दूंगी। बारिश बंद होते ही कमला रूखा सूखा कचरा कहीं से उठाकर जैसे ही जलाने जाती है तो एक कचरे वाला कहता है, अरे बहन ये क्या कर रही हो तुम?
इसे जलाओ मत, सामने वाली दुकान पर इसे बेच दो। कम से कम तुम्हें इसके 20 से 30 रुपए मिल जाएंगे। कहा भैया, क्या सच में? भैया, इसके पैसे मिलेंगे? अरे हाँ, कचरा ढूंढकर वहाँ जमा कर दिया करो। अरे उसके पैसे मिलते हैं। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तभी कमला वो कचरा लेकर कचरे वाले को बेच देती है, जिससे उसे 30 रुपए मिलते हैं। और उन पैसों से वो सस्ते ढाबे से खाना लाकर थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को खिला देती है और मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं कचरा ढूंढना शुरू कर दूं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और नैना के लिए दवाई ले आऊंगी। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो ना आप माँ। कचरा ढूंढूंगी बेटा, जिससे तुम्हारा पेट पाल सकूं। तो आप अकेली क्यों जा रही हो? हम भी आपकी मदद करवाते हैं। ठीक है, तुम और पायल मेरे साथ चलो। सपना बेटा, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। तुम बड़ी हो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहीं जाना मत। तभी कमला अपने बच्चों को समझा देती है और दोनों अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनने लगती हैं, जिनके बदले में कचरे वाला उन्हें कुछ पैसे देता है। और इस तरह वो कचरा ढूंढ ढूंढ कर अपना जीवन गुजर बसर करने लगती हैं। एक दिन कमला को कूड़ा बीनते हुए सोने के कंगन मिलते हैं, जिसका मालिक ना मिलने पर वो एक किराए का घर लेकर अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती है, चूल्हे पर खाना बनाती है और कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर का खर्चा चलाती है। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं। 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वो भी अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, साथ ही पढ़ाई भी किया करती थी और थोड़ा बहुत उसने अपनी बेटियों के लिए दहेज भी इकट्ठा कर लिया था। पढ़ाई अच्छे से करने से 5 बेटियों की छोटी मोटी जगह पर नौकरी लग जाती है, जिससे कमलाबाई का बोझ कम हो जाता है। तभी एक दिन अपनी बेटियों से वो कहती है, बेटा, तुम कितना काम करोगी? तुम 5 अब बड़ी हो चुकी हो। मैं रहूं या ना रहूं, कुछ कह नहीं सकते। शरीर में जान नहीं है, इसलिए तुम 5 के लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। 5 भाई बहुत अच्छे हैं। शादी करके तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें मंजूर तो है ना बेटा? माँ, आपने हमारे लिए जैसा भी रिश्ता देखा है हमें मंजूर है, क्योंकि आप हमारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ दिन के बाद उनके छोटे से घर में उन 5 बेटों की माँ करिश्मा आकर उससे कहती है, देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटियाँ बहुत पसंद हैं। गोरी हैं, बाहर का काम काज भी करना जानती हैं। इसी वजह से मैं अपने बेटों की शादी कराने के लिए तैयार हूँ, पर आप थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, 5 बेटियों के हिसाब से मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ करूँगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है। अगले हफ्ते कमलाबाई की 5 बेटियों की शादी करिश्मा के 5 बेटों से हो जाती है। तभी विदाई के समय दहेज का सामान देकर करिश्मा विदाई रोक कर कहती है, माफ कीजिए कमला बहन, लेकिन हम आपकी बेटियों को विदा करके घर नहीं ले जा सकते। आपने कहा था कि अच्छे से दहेज वगैरह देंगे, लेकिन ये सब क्या है? 5 बेटियों के नाम पर आपने एक टीवी, अलमारी, बेड दे दिया। बस, न फ्रिज है न एसी है, हाथ पर पैसे भी 20,000 रुपए रखे हैं। 5 बेटियों के हिसाब से 5 जगह दहेज भी तो दे देती। बहन जी, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। बहुत संघर्ष करके ये सब जमा किया है मैंने अपनी बेटियों के लिए। मुझे लगा था आप खुले विचारों की हैं, तो दहेज की मांग नहीं करेंगी और इतने से बात बन जाएगी।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटियों की डोली मत रोकिए। नहीं, आपको दहेज जुटाना ही होगा। तभी लोगों के सामने कमलाबाई भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है, कभी किसी सब्जी वाले से तो किसी दूध वाले से, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। ये देखकर पांचों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, माँ जी, हमारी माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, और आप किस जमाने में जी रही हैं? दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, आप ये तो जान ही लीजिए कि हमारी माँ ने कैसे हमारा पालन पोषण किया है। पाइप में रहते थे, कचरा बीनकर हमें खाना खिलाया है, पढ़ाया है, काबिल बनाया है। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, फिर भी जैसे तैसे दहेज जमा किया है। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नाकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? नहीं ना, आप ही बताइए मनोज जी। हाँ माँ, आपके बेटे बहुत कमाऊ हैं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। इनकी माँ ने बहुत संघर्ष करके अकेले ही इन पांचों को पाला पोसा है। कचरा बीनकर सालों तक गुजारा करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और माँ, एक माँ अपनी पांचों बेटियाँ दे रही हैं, जो कि बेहद अनमोल होती हैं, सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होती हैं। तो और क्या चाहिए हमें? प्लीज माँ, अपनी बहुओं को घर ले चलिए। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है। कमला बहन और बहुओं बेटो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने ये सब क्यों बोला। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। सबसे कीमती अनमोल तो तुम ही हो, जो मेरे घर को स्वर्ग बनाकर रखोगी। चलो बेटा, बहुओं को अपने घर ले चलो। शुक्रिया बहन जी। माँ, हम सबको इतने प्यार और अच्छी परवरिश से पालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पांचों बेटियाँ अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती हैं और अपने जीवन साथियों के साथ विदा होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी से रहने लगती हैं। एक बार की बात है, किसी शहर में काजल, निकिता और मीना नाम की 3 सहेलियां रहती थीं। वो तीनों बहुत ही गरीब थीं, इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो तीनों नौकरियों की तलाश में भटकने लगती हैं। लेकिन काफी दिनों की कोशिश के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? लाख कोशिश करने के बाद भी हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ, तुम ठीक कहती हो काजल। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे लगा हमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब समझ में आया कि नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। अगर हमें जल्दी नौकरी नहीं मिली तो हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? मैंने सुना है हमारे शहर में एक जादूगरनी रहती है, जो सभी परेशान लोगों की मदद करती है। हम तीनों को एक बार उसके पास जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम तीनों कल ही उस जादूगरनी के पास जाएंगे। फिर अगले दिन वो तीनों सहेलियां जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती हैं। जादूगरनी आंटी जी, हम तीनों बहुत ही गरीब घर से हैं। हमने सुना है आप अपने जादुई बक्से से लोगों को जादुई चीजें देकर उनकी मदद करती हैं। प्लीज हमारी मदद करिए, हम तीनों बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम तीनों की जरूर मदद करूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादुई बक्से से 3 जादुई मेकअप किट बाहर निकालकर उन तीनों सहेलियों के सामने रख देती है। ये तीनों जादुई मेकअप किट हैं। इन्हें ले जाकर तुम तीनों अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लो। जिंदगी में तुम्हें
कभी पैसों की कमी नहीं होगी। उसके बाद तीनों सहेलियां जादूगरनी को धन्यवाद देकर जादुई मेकअप किट लेकर अपने साथ वहां से चली जाती हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों मिलकर एक पुरानी दुकान में ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। अरे सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक एक भी लड़की हमारे यहाँ मेकअप करवाने नहीं आई। अरे जरा सब्र रखो निकिता, हमने आज ही पार्लर खोला है, कस्टमर के आने में थोड़ी देर लगेगी। फिर आखिरकार शाम होते ही एक लड़की उनके ब्यूटी पार्लर में आती है। वो लड़की पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग भी थे। मुझे अपना मेकअप करवाना है, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हम उसी में से तुम्हारा मेकअप कर देंगे। उसके बाद तीनों सहेलियां अपने अपने मेकअप किट खोलकर उस लड़की का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उस लड़की के चेहरे पर एक रोशनी आती है और वो काली लड़की पूरी तरह गोरी और खूबसूरत बन जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देख वो लड़की खुश होकर नाचने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुम तीनों का मेकअप तो जादुई है। मैं अभी जाकर दूसरी लड़कियों को ये बात बता देती हूँ। इस तरह खुशी के मारे वो लड़की चारों तरफ तीनों सहेलियों के ब्यूटी पार्लर की तारीफ करने लगती है और देखते ही देखते उनके यहाँ मेकअप करवाने वाली लड़कियों की लाइन लग जाती है। इस तरह वो तीनों सहेलियां रोज ढेर सारे पैसे कमाने लगती हैं। लेकिन फिर एक दिन हमारे जादुई मेकअप से बदसूरत लड़कियां भी परी की तरह सुंदर बन रही हैं। लेकिन इसके बदले हमें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें लड़कियों से 10 गुना ज्यादा पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं निकिता, ये गलत बात है। हमें इस तरह लालच नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन मीना के समझाने के बाद भी निकिता को संतुष्ट नहीं होता और उसके मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच बैठ जाता है। फिर एक दिन लालच में आकर निकिता चुपके से पार्लर में रखे तीनों मेकअप किट उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मैं इन दोनों की तरह बेवकूफ बनकर हाथ में आया पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं दूसरे शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और इन जादुई मेकअप किट की मदद से लाखों रुपए कमाऊंगी। लेकिन तभी अचानक भागते भागते निकिता का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। लेकिन तभी अचानक वो तीनों मेकअप किट हवा में उड़ने लगते हैं। तू एक लालची लड़की है, तूने अपनी सहेलियों के साथ धोखा किया है, इसीलिए अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। फिर अगले ही पल उन तीनों मेकअप किट के अंदर से ढेर सारे जलते हुए कोयले निकलते हैं और निकिता के ऊपर गिरने लगते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी उस मेकअप किट से 2 बड़े हाथ बाहर निकलकर निकिता के कान पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मेकअप किट निकिता को हवा में उड़ाकर वापस काजल और मीना के पास ले जाते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ धोखा किया है। लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। निकिता को रोते हुए देख काजल और मीना उसे माफ कर देती हैं। उस दिन से निकिता पूरी तरह सुधर जाती है और वो तीनों सहेलियां फिर से मिलजुल कर साथ काम करने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई 3 मेकअप किट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी
लालच में आकर अपनों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।